Yes, good afternoon everyone. Good afternoon Ramnivas, Aditya, Abhishek, Mukesh, Gyanjit, Ravindra, Sunil, Rahul, Mukesh, Rinku, जिसका जिसका नाम दिख रहा है बोलते जा रही हूँ. ओके चलो, गुड आफ्टरनून टू एवरीवन. A warm good afternoon to all. Yes, Guru ma'am, Ratin. Yes, Ratin, Deepak, Amar. मैंने कट्स V1 नहीं है, कट्स V5 है. ठीक है, कट्स V5 है, V5 है. यस, गुड आफ्टरनून पंकज, पीयूष, नरेंद्र, हर्षित, सबको गुड आफ्टरनून. चलो अपना सेशन स्टार्ट करते हैं. एज यूजुअल हमारा सेशन स्टार्ट ही होता है वर्ड पावर से. हमने रूट में 3 वर्ड कवर किए हैं. ओके, 3 रूट्स वी हैव कवर्ड. थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं. 3 रूट्स हमने कवर किया है. फर्स्ट डे मैंने आपको करवाया था, क्या करवाया था? एक तो पैन करवा दिया है. ठीक है, पैन करवा दिया है, बेल करवा दिया है, और एक क्या करवाया? फटाफट बता देना. सीडीएस पे भी फोकस होगा. और एक बताओ क्या करवाया? पैन करवाया है, बेल करवाया है, और एक कोई करवाया है, जल्दी से बता दो. फिड करवाया. यस यशी, फिड करवाया. और फिड से हमने किया है, जितने भी वर्ड फिड से बनते हैं फेथ वाले, बेल वाले जितने भी वर्ड है लड़ाई झगड़ा. ओके, वॉर, फाइट, बेलिकोस, बेलिजेरेंट, एंटीबेलम, पोस्ट बेलम, बेलीपोटेंट, वो सब करिए. यस, हर हर महादेव. और पैन का मतलब है ऑल, सर्वत्र. ये तो हमने 3 रूट्स कवर कर लिया. और आई थिंक सिनोनिम्स एंटोनिम्स में मैंने एपोक्रिफल करवाया. ए का वर्ड, एक एपोक्रिफल करवाया. इसका रूट बताया था क्रिफल. क्रिफल का मतलब है क्रिप्टिक. कोई भी चीज एकदम क्रिप्टिक है, छुपा हुआ है, फॉल्स है. ठीक है, फॉलेसी, फॉल्स, फोर्ज, वो सब करवाया था. यस, और एक मैंने आपको शायद एलिजियंस करवाया. एलिजियंस का मतलब होता है वफादारी. ठीक है, यस. पैन, फिड और बेल हमने कर लिया. लोक वाला भी कर लिया है. ठीक है, लोक भी कर लिया है हमने. बट मैंने लोक का अभी उस दिन बस डेमो करवाया था. मैंने अभी लोक का पूरा वर्ड्स नहीं दिया है. उस दिन मैंने डेमो में सिर्फ 12-13 वर्ड्स दिया था. अभी लोक के बहुत सारे वर्ड्स है, वो हम फिर से कर लेंगे. एलिजियंस ये कर लिया. अब नाउ लेट अस मूव टू नेक्स्ट. और आज मैं आपका V1, V2, V3 खत्म करूंगी. कुछ और भी हम हैज हैव हैड पे जाएंगे, और हम प्री के भी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, और 2018 में जो 17 का मेंस 18 में हुआ था उसके भी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे. ठीक है, उसके बाद फिर हम नेक्स्ट स्टेप मॉडल वर्ब्स पे जाएंगे. एक बार जब वर्ब खत्म हो जाएगा मैं आपको 3 लेवल का क्वेश्चंस प्रोवाइड करूंगी. पहला 2 लेवल, एक तो प्री लेवल होगा, एक मॉडरेट होगा, फिर हम मेंस वाले जाएंगे. क्लास का फॉर्मेट क्या है? क्लास में 1.5 घंटे की क्लास में हमेशा वर्ड पावर होगा शुरू में. ठीक है, शुरू में वर्ड पावर होगा, उसके बाद ग्रामर होगा. और अभी लिंक एक्टिवेटेड है, एडमिशंस लगातार होते जा रहे हैं, तो मैं इस वीक छोड़ के नेक्स्ट वीक से आपका क्लोज टेस्ट भी करवाऊंगी. ठीक है, नेक्स्ट वीक. यस, नो नीड टू वरी सामान, वो सब मैं आपको करवाते जाऊंगी. नेक्स्ट इस वीक तो छोड़ देते हैं क्योंकि अभी लिंक एक्टिवेटेड है और एडमिशंस हो रहे हैं. हम मंडे से क्लोज टेस्ट भी शुरू करेंगे. वी विल स्टार्ट विथ क्लोज टेस्ट, जम्बल्ड और पैसेज. ठीक है, इस वीक में हम चलते हैं ग्रामर और वोकैब. ग्रुप बन जाएगा. पहले तो देख लूँ, वॉच कर लूँ आप लोग. 20 दिन बाद ग्रुप बन जाएगा. चलो आ जाओ. अब हमारा एक वर्ड है अबंडेंट. ठीक है, अगर आपसे कोई पूछे कि अबंडेंट और अबंडेंस, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अबंडेंट एंड अबंडेंस? मीनिंग में कोई ज्यादा फर्क नहीं है. द ओनली डिफरेंस इज इन द पार्ट ऑफ स्पीच. और 1-2 चीज वैसे तो मैं आपको क्लास में करवाऊंगी, ऐसा कोई भी दिक्कत की बात नहीं है. लेकिन जो बच्चे मेरे यूट्यूब वॉच करते हैं, ओके, यूट्यूब पे इंग्लिश विद रानी मैम, उसमें मैंने क्या किया है, क्लास में भी करवाऊंगी. ऐसा कुछ नहीं है कि मैं आपको बोल रही हूँ कि यूट्यूब से कर लेने के लिए, क्लास में भी करवाऊंगी. एक फंडामेंटल्स ऑफ इंग्लिश है. ओके, एक वीडियो आप टाइप करोगे फंडामेंटल्स ऑफ इंग्लिश, और उसमें मैंने, जैसे हमारा पार्ट ऑफ स्पीच है, पार्ट ऑफ स्पीच हम जल्दी करेंगे, क्लास में भी करेंगे. पार्ट ऑफ स्पीच में 8 पार्ट ऑफ स्पीच है. नाउन है, प्रोनाउन है, एडवर्ब है, एडजेक्टिव है, कंजंक्शन है, प्रेपोजिशन है, वर्ब है,
इंटरजेक्शन है, वो सारा है। तो एक बार आप उसको भी थोड़ा सा देख लेना। वैसे तो मैं क्लास में करवाऊंगी, फंडामेंटल्स ऑफ इंग्लिश का 1 पार्ट है, और कल, आज नहीं, कल आपको फंडामेंटल्स ऑफ इंग्लिश उसका दूसरा पार्ट भी मिल जाएगा। ओके, ये इंग्लिश विद रानी मैम, और वो आपको फ्री में मिल रहा है, यूट्यूब आपका फ्री में मिल रहा है। ओके, वहां से भी आप नॉलेज ले सकते हो। वहां पे मैं थोड़ा से यूनिक क्वेश्चंस डालती हूँ। यूनिक क्वेश्चंस मतलब जो बच्चों को दिक्कत होगी, जहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं, तो वहां भी देखते रहो। यहाँ तो चलेगा, ये इंग्लिश विद रानी मैम। यहाँ मैंने फंडामेंटल्स ऑफ इंग्लिश डाला है। पहले आप एक पार्ट देखो, मैंने बताया है कैसे पहचानते हैं कि कौन सा वर्ड नाउन है, कौन सा वर्ड प्रोनाउन है, कौन सा वर्ड प्रेपोजिशन है, और कौन सा वर्ड कंजंक्शन है। पहला वीडियो में मैंने 4 डाला है, और कल जो वीडियो आएगा उसमें आपको 4 मिल जाएगा। तो एक बार आप देख लेना, नो नीड टू वरी, ठीक है? उसके लिए वरी नहीं होना है, हम क्लास में भी करेंगे। ओके, अबंडेंस और अबंडेंट और अबंडेंस, चलो व्हाट इज द डिफरेंस, एनी आइडिया? वो तो हम करेंगे ही, चलो बताना। क्लास कब से शुरू होंगे ये भी नहीं समझ में आ रहा, क्लास स्टार्ट हो गया। अबंडेंट, अबंडेंट का हिंदी होता है, अबंडेंट इन हिंदी इज नोन एज प्रचुर, और अबंडेंस इन हिंदी इज नोन एज प्रचुरता। दोनों का मतलब सेम है। ये प्रचुर हमारा एडजेक्टिव है, सो अबंडेंट गोज इन एडजेक्टिव फॉर्म। अबंडेंट हमारा एडजेक्टिव होता है, विशेषण होता है, और अबंडेंस इज अ नाउन। सेंटेंस का पार्ट ऑफ स्पीच जानना बहुत जरूरी है। पार्ट ऑफ स्पीच जान लोगे फिर आपको दिक्कत नहीं हो। चलो आ जाओ, सिनोनिम्स। पहले तो हम सिनोनिम्स करते हैं। सिनोनिम्स में अबंडेंट का हो सकता है, मैं थोड़ा एडजेक्टिव वाला डाल रही हूँ, प्लेंटीफुल। सपोज आपके एग्जाम्स में ऐसा आ गया, अबंडेंट आ गया, और आपके एग्जाम में प्लेंटी आ गया। ओके, इन योर एग्जाम्स यू हैव प्लेंटी ऑल्सो और यू हैव सरप्लस ऑल्सो। चलो बताओ कौन सा आंसर टिक करोगे? इसका मतलब होता है बहुत ज्यादा, जरूरत से ज्यादा, प्लेंटीफुल, सरप्लस। सपोज इन द एग्जाम्स आपके पास दोनों ऑप्शन है, चलो बताओ कौन सा आंसर टिक करोगे? प्लेलिस्ट में डेमो लिखा, नहीं ये डेमो नहीं है, डेमो नहीं है। अबंडेंट का मतलब बिग नहीं होता है, बिग तो साइज में बिग, बट ये क्वांटिटी में ज्यादा, और सफिशिएंट भी नहीं होगा विपुल। अभी मैं बताती हूँ, नॉट विपुल। कोई बच्चा है सफिशिएंट बोल रहे हैं, सफिशिएंट नहीं होगा। एक मिनट, मैं जो पूछ रही हूँ बस उस पर ध्यान दोगे। इफ यू हैव बोथ द ऑप्शंस बिफोर यू, अबंडेंट में प्लेंटी भी है और सरप्लस भी है, अब बताओ कौन सा आंसर टिक करोगे? धीरज प्लेंटी बोल रहे हैं, मैक्सिमम बच्चे प्लेंटी बोल रहे हैं, कुछ बच्चे सरप्लस बोल रहे हैं, बट आंसर इज सरप्लस। व्हाई? ये जो हमारा अबंडेंट है ना, ये अबंडेंट इज इन एडजेक्टिव फॉर्म, बट प्लेंटी नाउन है, ठीक है? प्लेंटी का मतलब है प्रचुर, और इसका एडजेक्टिव क्या बनता है? प्लेंटीफुल। तो अगर हमारा कोई वर्ड एडजेक्टिव फॉर्म में है तो उसका आंसर भी, उसका ऑप्शन भी एडजेक्टिव फॉर्म में चाहिए। सरप्लस इज एडजेक्टिव, ओके, बट प्लेंटी नाउन फॉर्म में, इसलिए नहीं होगा, प्लेंटीफुल होगा। ओके, सरप्लस होगा। यस, बहुत सारे बच्चे प्लेंटी दे रहे हैं आंसर। ध्यान रखोगे, जोश में होश नहीं खोना है। जब इतना इजी टाइप से पूछ रहे हैं ना, तो इसका मतलब है कुछ ना कुछ क्ल्यू छोड़ा है जो आपको पहचानना है। ये धीरे धीरे कुछ बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा कि मैम कैसे पता करेंगे एडजेक्टिव है। आई प्रॉमिस यू 20 डेज बाद आप मुझे खुद बोलोगे। हम रोज इसकी प्रैक्टिस करेंगे, इंप्रूव हो जाएगा। हाँ, अबंडेंट के लिए प्रीति एडजेक्टिव चाहिए। यस, शकुनी टोल्ड सरप्लस। या जो प्लेंटीफुल, सरप्लस। अब बताओ अब क्या क्या होगा? एक वर्ड होता है रिडंडेंट। सिर्फ वर्ड ही नहीं सीखना है, अबंडेंट और रिडंडेंट, अब दोनों में डिफरेंस है। अबंडेंट का मतलब, अबंडेंट इज अ पॉजिटिव वर्ड, बट रिडंडेंट कैसा वर्ड है? रिडंडेंट इज अ नेगेटिव वर्ड। जिसको अबंडेंट का मतलब है प्रचुर, जरूरत से ज्यादा, बट रिडंडेंट का मतलब क्या है? जरूरत से ज्यादा बट अननेसेसरी, अनावश्यक। सो रिडंडेंट मीन्स अननेसेसरी। रिडंडेंट नो डाउट इसका सिनोनिम है। अबंडेंट का सिनोनिम रिडंडेंट हो सकता है, बट अबंडेंट इज अ पॉजिटिव वर्ड। रिडंडेंट मतलब जरूरत से ज्यादा बट अननेसेसरी, कोई काम का नहीं। ओके, अभी तो इजी इजी लिखा, अभी तो और खूबसूरत वर्ड्स है।
रिडंडेंट, प्लेंटीफुल। अब देखो अबंडेंट को कैसे याद रखोगे, इसको याद कर लो बंड, BUND, बंड। बंड को याद कर लो बाउंड्री, जैसे बॉन्ड है, इसको ऐसे याद कर लो बाउंड्री। कोई भी चीज बाउंड्री से भी बाहर जा रहा है, बाउंड्री से बाहर जा रहा है मतलब जरूरत से ज्यादा है, सीमा से बाहर, प्रचुरता, प्रचुर। प्लेंटीफुल, सरप्लस। अब एक चीज और, अगर आपके एग्जाम में, क्योंकि ये सब आपके एग्जाम्स में आया हुआ है, अबंडेंट भी था और एक था एडिक्वेट और एक था प्लेंटीफुल। ये मैं वो कर, रिडंडेंट इज अ नेगेटिव वर्ड। यस, रिडंडेंट हमारे इस बार यूपीएससी एग्जाम में भी आया है, सॉरी यूपीपीसीएस में। ये देखो एडिक्वेट, ये अबंडेंट हमारा एडजेक्टिव है और एडिक्वेट भी एडजेक्टिव है। एडिक्वेट का मतलब भी पर्याप्त और ये भी एडजेक्टिव, बट दोनों में डिफरेंस है। एडिक्वेट इज पर्याप्त, पर्याप्त मतलब जितना जरूरी है, और अबंडेंट मतलब जरूरत से ज्यादा। चलो बताओ, ये तो ये जरूरत से ज्यादा नहीं है, ये तो जितना यू नीड, इसका मतलब है सफिशिएंट, और ये दिस इज मोर देन सफिशिएंट, जरूरत से ज्यादा, बट दिस इज सफिशिएंट। अब बताओ दोनों आ गया, कौन सा होगा? अबंडेंट इज जरूरत से ज्यादा, सो दिस इज दैट। ध्यान रखना है ये सब चीज। चलो मैं डाल दे रही हूं, इसमें डाल दे रही हूं, एडिक्वेट भी डाल दे रही हूं, बट ध्यान रखना है अगर सपोज आपका प्लेंटीफुल ऑप्शन में नहीं हो तो आपको इसी को देना है, बट दोनों आ गया है, बट देयर इज अ क्लोज डिफरेंस, दोनों में काफी डिफरेंस है। ये जितना चाहिए सफिशिएंट एंड दिस इज मोर देन सफिशिएंट। ओके, redundant, plentiful, surplus, redundant, and why are you people bothered about demo? You आप ध्यान दो ना इस पे, redundant। अब याद करो, अब आपको कुछ, ये सब तो easy words है जो कि आपको पहले से भी पता है। Then you have the word myriad, लिखते जा रही हूं फिर आपको याद करवाऊंगी। populous, ये वर्ड तो आपको पहले से भी पता होगा, बट ये सब ध्यान रखना। myriad, populous, प्लीथोरा। वॉट यू विल फील ना, मैं जब आपका ए का पूरा वर्ड कंप्लीट करूंगी तो आपको लगेगा कि हमने तो 80% वर्ड्स कंप्लीट कर लिया, बिकॉज आप एक ए वाले वर्ड के साथ और बहुत सारा वर्ड सीख रहे हैं। आप एक वर्ड में करीब करीब 7-8 वर्ड सीख रहे हैं। एग्जाम में जरूरी नहीं है कि ये आएगा, ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है, प्लीथोरा। देन यू हैव द वर्ड सरफीट, देन यू हैव अम्टीन, अबाउंडिंग, opulent, multitude, galore। इसका मतलब भी है जरूरत से ज्यादा। एनॉर्मस, शकुनी, एनॉर्मस थोड़ा मात्रा के सेंस में नहीं होता, साइज के सेंस में। जब मैं आपको कलोसल करवाऊंगी, कलोसल का मतलब होता है बिग इन साइज। प्लेंटीफुल, सरप्लस, एडिक्वेट। अब देखो कैसे चीजों को याद रखना है। ओके, ये तो पता है, प्लेंटीफुल जरूरत से ज्यादा, सरप्लस, एडिक्वेट, रिडंडेंट पता है। अब है मिरियाड। मिरियाड को कैसे याद रखोगे? अबैंडन, शकुनी कंफ्यूजन क्यों हो रहा है? अबैंडन का मतलब है ये तो अबैंडन, ये भी मैं करवाऊंगी। अबैन, बैन कर देना, BAN, बैन, किसी पे बैन लगा देना मतलब उसे बाहर करना। तो अबैंडन का मतलब होता है त्याग देना, कंफ्यूज नहीं होना है। अबैंडन इज छोड़ देना, इसका मतलब होता है लीव, ये भी करवाऊंगी, लीव, त्याग देना। बट ये अबैंडन नहीं है, ये अबंडेंट है। स्पेलिंग भी काफी डिफरेंस है। चलो देखो कैसे याद रखोगे। मीरियाड, रियाद, इसको याद कर लो, रियाद। आई थिंक सबने रियाद का नाम तो सुना होगा। रियाद क्या है? रियाद सऊदी अरब का कैपिटल है, बहुत सुंदर शहर है। काफ़ी प्रचुर नंबर्स में, काफ़ी नंबर में लोग रियाद जाते हैं रियाद को देखने के लिए, क्योंकि रियाद बहुत पॉपुलर सिटी है। ठीक है, तो रियाद, तो मीरियाड का मतलब भी होता है ज़रूरत से ज़्यादा।
पॉपुलस को याद कर लो पॉपुलेशन से, जैसे हमारी पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा है तो पॉपुलस कंट्री भी है तो ज़्यादा, ज़रूरत से ज़्यादा। फिर है प्लीथोरा, प्लीथोरा, थोड़ा, प्लेट में थोड़ा थोड़ा नहीं, प्लेट में ज़्यादा ज़्यादा, तो प्लीथोरा, थोड़ा थोड़ा नहीं, ज़्यादा ज़्यादा। सरफीट, सरफीट को याद कर लो, सर, सर से फीट तक, ऊपर से नीचे भरा हुआ है, फिल्ड है। आमटीन, आमटीन को याद कर लो, टीन, जैसे टीन होता है ना ऑयल का, तेल का टीन, पूरा टीन भरा हुआ है तो आमटीन का मतलब भी भरा हुआ। अबाउंड, बाउंड का मतलब भी बाउंड्री से बाहर, ज़रूरत से ज़्यादा। ऑपुलेंट, इसका मतलब भी ज़्यादा। मल्टी का मतलब भी पता है, एक मैंने लग्जरियंट नहीं लिखा, भी बताती हूँ। मल्टी, मल्टी का मतलब भी होता है मल्टी डायमेंशनल, बहुत सारी चीज़ में जो एक्सपर्ट होते हैं ये कैसे याद करने। ऑपुलेंट वॉज आस्क्ड इन CHSL पेपर। आई अश्योर यू, वर्ड पावर के लिए आप मुझ पे छोड़ दो, जितना वर्ड्स दूंगी सफिशिएंट है, नो नीड टू वरी। ऑपुलेंस ऑल्सो, ऑपुलेंस इज ऑल्सो रिच। रिच तो अब तभी होते हैं ना जब आपके पास धन संपत्ति प्रचुर मात्रा में है। हाँ, एक और आपका वर्ड नहीं करवाया मैंने, लग्जरियंट। लग्जरियंट का मतलब भी होता है प्रचुर, ज़रूरत से ज़्यादा। चलो इसको कॉपी करो। गैलेंट, मैंने गैलेंट नहीं लिखा, गलोर लिखा। गैलेंट का मतलब होता है बहुत बहादुर। कैसे याद रहेगा भाई, याद हो जाएगा। बच्चे मेरे ऑफलाइन क्लासेस में बच्चे ने एकदम रट रखा है, रोज जाके 15-15 मिनट उन्हें रटवाती हूँ। 40% क्लास में रटवाती हूँ, 60% घर में रटना है। मल्टीट्यूड, मल्टी भी बहुत। You can watch this video unlimited time within the validity period. जब तक वैलिडिटी है आप अनगिनत कर सकते हो। क्या क्या दिक्कत है याद करने में, बस कुछ नहीं है, इतना तो पता है। मेरी रियाद, रियाद सुंदर सा शहर है, बहुत सारे लोग जाते हैं। पॉपुलस, पॉपुलेशन से कर लो, प्लेट में थोड़ा थोड़ा नहीं, ज़्यादा ज़्यादा, सर से फीट तक टीन भरा हुआ है, बाउंड्री से बाहर। लग्जरियंट, अभी मैं लग्जरियंट, लग्जरियंट आपने याद किया होगा, एक वर्ड आता है लग्जरियस। लग्जरियस, मैंने बोला ही इज लीडिंग अ लग्जरियस लाइफ, वो लग्जरियस लाइफ लीड कर रहा है, मतलब ऐशो आराम वाली लाइफ। और ऐशो आराम वाली लाइफ वही लीड करेंगे जिसके पास धन संपत्ति प्रचुर मात्रा में हो। लेकिन अभी मैं दोनों के बीच का डिफरेंस बताती हूँ, बिकॉज ये फिल अप द ब्लैंक्स में आया हुआ है। कुछ मिक्स नहीं होगा, थोड़ा सा मन बना लोगे कि याद रखना है, बस मन में ये रखना है कि हमें याद रखना है। और बस जब तक एग्जाम नहीं हो रहा, 7-8 1 साल की बात है, एकदम मन बना के रट लेना। एक बार एग्जाम क्रैक हो गया फिर कौन देखेगा इसको मुड़ के भी, बस कुछ दिनों की बात है। एक बार आपकी लाइफ सेट है, यही 2 साल आपके पास बचे हैं, एक बार आप सेट हो जाते हो ना तो पूरी लाइफ सेट है। आप भी हैप्पी, आपके टीचर भी हैप्पी। रियाद, चलो चलो अब देखो थोड़ा सा, आपने कितने सारे वर्ड सीख लिए। सरफीट, आमटीन, पॉपुलस। अब देखो कंफ्यूजन में एकदम नहीं रहना। लग्जरियंट, अभी मैंने लग्जरियंट लिखा और मैंने लिखा लग्जरियस। ये जो लग्जरियस होता है ना, ये लग्जरियस का मतलब होता है ऐशो आराम। यस, अन अकेडमी पे भी आज से क्लास शुरू होगी। दोनों एडजेक्टिव है, ये भी एडजेक्टिव है, ये भी एडजेक्टिव है, बट दोनों का मतलब अलग है। ये लग्जरियस का मतलब होता है प्लेंटीफुल, प्रचुर, रिच, जरूरत से ज्यादा। और ये लग्जरियस का मतलब होता है लैविश, ऐशो आराम। अच्छा, जहाँ पे आपने अभी लिखा है ना अबंडेंट, अबंडेंट का सिनोनिम लिखा है, वहां पे लश भी लिख लो। लश, लश का मतलब भी होता है रिच। लेकिन कोई चीज हरियाली में, ठीक है, कोई भी चीज हरियाली में ज्यादा हो, जहाँ पे पेड़ पौधे ज्यादा हो, जैसे बोलते हैं लश ग्रीन ग्रास, वहां पे घास बहुत हरियाली है, बहुत घना घास है, तो उसके लिए लश वर्ड यूज करते हैं। लश वर्ड किसके लिए होता है? वेजिटेशन,
वेजिटेशन का मतलब क्या है? वनस्पति, जहां वनस्पति प्रचुर मात्रा में, उसके लिए हम लश यूज करते हैं। अब देखो ये सेंटेंस ऐसा आएगा, द फॉरेस्ट आर डैश इन ग्रीन वेजिटेशन। जो जंगल है वहां पे वनस्पति प्रचुर मात्रा में होती है। और अगर आपके ऑप्शन में लग्जरियंट है और आपके ऑप्शन में लग्जरियस है, चलो बताओ किसको चुनोगे? इफ यू हैव बोथ द ऑप्शंस बिफोर यू, विच ऑप्शन विल यू ऑप्ट फॉर? विजय माल्या को याद कर रहे हैं प्रीति। चलो बताओ क्या होगा आंसर? शानू ए बोल रहे हैं। हाँ, जो हमारे मनीषा सेकंड बोल रहे हैं। मनीषा सेकंड नहीं होगा, फर्स्ट ही होगा। लग्जरियंट होगा। जो हमारे फॉरेस्ट है, जो जंगल में वनस्पति प्रचुर मात्रा में होती है, प्रचुर मात्रा, दे आर रिच इन, प्लेंटीफुल इन, तो यहाँ पे लग्जरियंट है। चलो ये तो हमारा सिनोनिम्स था, बट ऐसा थोड़ी है कि एग्जाम्स में सिनोनिम्स ही आएगा, ये हमारे एग्जाम्स में एंटोनिम भी आ सकता है। चलो लेट अस गो टू एंटोनिम्स। सिनोनिम्स तो समानार्थक था, अब इसका एंटोनिम। इसका एंटोनिम क्या हो सकता है? एंटोनिम में आप बोल सकते हो स्कार्स। स्कार्स एडजेक्टिव है और स्कार्सिटी नाउन है, ठीक है। कम और कमी, कम और कमी दोनों में डिफरेंस है। कम क्या है? कम एडजेक्टिव है, और कमी किसी चीज की कमी है, वो नाउन है। तो मैं स्कार्स लिखूंगी। स्कार्स का मतलब भी कम, स्पार्स, जैसे स्पार्सली पॉपुलेटेड। स्पार्सली पॉपुलेटेड मतलब इसका पॉपुलेशन यहाँ का बहुत कम है। मीगर ऐसे बोलते हैं ना, उसका मीगर इनकम, ऐसा यूज कर देते हैं। मीगर इनकम, उसका इनकम बहुत मीगर है। मीगर है मतलब वेरी लेस, कम के सेंस में जाता है। इसको मियागरी मियागरी नहीं पढ़ोगे, ये मीगर है। यस अमित, लग्जरियंट फर्टिलिटी के सेंस में भी जा सकता है, यू आर राइट। लैक कमी। डिवॉइड, डिवॉइड का मतलब भी वंचित होना, रहित होना, डिप्राइव्ड। ये सब तो इजी वाले वर्ड्स है। डेफिशिएंट, बट आप दो वर्ड याद रखोगे जो एग्जाम्स में आता है। एक तो याद रखोगे आप दर्द, दर्द को याद कर लो। डेथ, डेथ हो गई, उस डेथ हो गई बिकॉज खाने पीने की कमी थी, इस वजह से उसकी डेथ हो गई, डेथ, दर्द। और एक है पॉसिटी, ये याद रखना। पॉसिटी को याद कर लो, पॉज। पॉज करना मतलब स्टॉप, कोई चीज की कमी थी इसलिए वो स्टॉप हो गया, ठीक है। कोई चीज स्टॉप इसलिए हो गया क्योंकि उस चीज की कमी थी। तो पॉसिटी, दर्द, ये सब वर्ड याद रखोगे। मीगर, स्कार्सली प्रीति एडवर्ब भी हो सकता है, कंजंक्शन भी हो सकता है, वो हम कर लेंगे। लाइव नहीं है भाई, आप लोग कंफ्यूजन में हो, ये लाइव नहीं है। चलो रब कर देती हूँ। एक वर्ड और लिखो। वर्ड को एकदम तेजी से आगे बढ़ाना है, वर्ड पावर इंप्रूव होगा, क्लोज टेस्ट बनेगा। एक वर्ड और लिख लो। एक वर्ड है हमारा एब्रोगेट। एब्रोगेट, एब्रोगेट का मतलब होता है खारिज करना, ठीक है। किसी चीज को रिजेक्ट करना, कैंसिल करना, खारिज करना। इसको कैसे याद रखोगे? इसको याद कर लो, आ याद कर लो, ब्रो,
ब्रो बोलते हो ना भाई को, आ ब्रदर तुम्हें गेट से ही बाहर कर दूंगा, आ ब्रो तुम्हें गेट से ही बाहर कर दूंगा। तो एब्रोगेट का मतलब होता है किसी को रिजेक्ट करना, कैंसिल करना, डिसमिस करना। चलो ये सब तो इजी इजी वर्ड है। अब असल वर्ड्स देखते हैं जो एग्जाम में आता है। यस, रद्द करना। ओके, अब आपको क्या याद रखना है? अब आपको याद रखना है रिपील। अब बच्चे यहाँ कंफ्यूजन में रहेंगे, उन्होंने तो अपने मन में बनाया हुआ है कि री मतलब पुनः, जैसे बोलते हैं ना रिपीट बोलते हो। रिपीट का मतलब क्या है? रिपीट का मतलब है किसी चीज को दोहराना। रीबर्थ का मतलब होता है पुनः जन्म। तो आप री वर्ड सोच के यू विल फील ना अगेन, री वर्ड सोच के आप पुनः सोचोगे। और ये जो हमारा रिपील देखोगे तो आप सोचोगे रिपील का मतलब है यू विल फील कि रिपील का मतलब है पुनः आवेदन करना। ऐसा कुछ भी नहीं है। अब याद, ये एक वर्ड होता है अपील। अपील का मतलब है आवेदन करना। यू अपील समवन, किसी से आवेदन कर रहे हो, रिक्वेस्ट कर रहे हो। और जो री अपील होता है, री अपील मीन्स पुनः आवेदन। री अपील मीन्स यू आर अपीलिंग अगेन। दिस इज री अपील, बट आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट री अपील, आई एम टॉकिंग अबाउट रिपील। तो ये रिपील का मतलब है खारिज करना, अपील का मतलब है आवेदन करना, और अपील का उल्टा रिपील। ये पुनः के सेंस में नहीं है, वो री अपील है। ओके, यस, क्लोस्टर्स पूरा वो कैप पे ही है। यस, यू हैव द वर्ड रिपील, डिसमिस, रिजेक्ट, कैंसिल, अभी बहुत अच्छे अच्छे वर्ड्स है। देन यू हैव द वर्ड रिवोक। ये रिवोक हमारा सीपीओ में आ चुका है, इसको लेके हम डिस्कशन करेंगे कैसे कैसे आपको कंफ्यूज कर सकता है। यस, रिवोक। देन यू हैव द वर्ड रिसाइन, इसका मतलब भी है खारिज करना। लिखते जाओ सब, बाद में पछताओगे अभी नहीं लिखोगी तो। रिपील इज खारिज करना, अपील इज आवेदन करना, रिवोक याद रखना है, रिसाइन। आर से 3 खूबसूरत वर्ड्स है। अब एक वर्ड याद रखो, एनल। You have the word quash. You have the word nullify. इसको कैसे याद रखोगे? पॉलिटी वगैरह पढ़ते हो आप लोग, ठीक है? पॉलिटी पढ़ते हो आप लोग। पॉलिटी में आपने एक चीज पढ़ा होगा, नल एंड वॉइड। ये एक फ्रेज है जो पॉलिटी में जनरली यूज होता है, जुडिशियरी में भी यूज करते हैं। नल एंड वॉइड, किसी चीज को नल एंड वॉइड कर देना मतलब खारिज कर देना, इनवैलिड कर देना। और इसी नल वर्ड से बना है नलीफाई, खारिज करना। क्वैश का मतलब भी खारिज करना। अब कंफ्यूज नहीं होना है, एक वर्ड होता है एनुअल और एक वर्ड होता है एनल। ये एनल का मतलब है एनलमेंट, खारिज करना, रिजेक्ट करना, कैंसिल करना, ठीक है, डिसमिस करना, ओके, डिक्लाइन करना। वैसे डिक्लाइन का 2 मतलब होता है। एनल, ये एनुअल का मतलब है वार्षिक, ईयरली, एनुअल ग्रोथ। और ये जो एनल है इसका मतलब है खारिज करना, डिसमिस, रिजेक्ट। तो डोंट गेट कंफ्यूज, दोनों के स्पेलिंग में भी डिफरेंस है। सॉरी, इसमें डबल एन है वैसे तो, सॉरी इसमें ए है और इसमें ए नहीं लगा है। PQRS का बहुत अच्छे अच्छे ट्रिक्स बताऊंगी। अभी तो थोड़ा बैच स्टार्ट ही हुआ है, एक ही बार आप लोग परेशान हो गए हो सब। ओके, ये सब तो खारिज के वर्ड्स हो गए। अब देखो मुझे कौन कौन सा वर्ड डिस्कस करना था यहाँ पे। मुझे एक ये वर्ड डिस्कस करना था क्योंकि डिक्लाइन का 2 मतलब होता है। एक डिक्लाइन का मतलब है रिजेक्ट करना और एक डिक्लाइन का मतलब होता है डिक्रीज होना। जैसे प्राइस इज डिक्लाइनिंग, ठीक है, प्राइस डिक्लाइन हो रहा है।
कीमत कम हो रही है। तो डिक्लाइन हैज टू मीनिंग्स, वन मीनिंग ऑफ डिक्लाइन इज डिक्रीज एंड अदर मीनिंग इज रिजेक्ट, बाहर करना। I'll let you know, NK, no need to worry. What is the difference between reject and deny? परेशान हो, PQRS होगा, PQRS क्यों नहीं करवाऊंगी? इसीलिए मैंने बोला ना कि जितना भी मैंने ऑनलाइन बैचेस पढ़ा है उसमें जो चुपचाप पढ़ते हैं उसी का रिजल्ट अच्छा होता है, और कुछ तो बिजी है एकदम कमेंट करने में। एक ये हो गया। अब मुझे क्या बताना था, सब आप साइड में एक मार्जिन डाल डाल के नोट करते जाओ। ये वर्ड तो मैंने आपको बता दिया। अब इसी में मुझे यहाँ तो 2 बता दिया, एक मुझे यहाँ पे एक दो वर्ड और सिखाना है आपको। रिवोक, इनवोक। हम जैसा कि मैंने आपको बोला कि हम जो वर्ड पावर पढ़ रहे हैं वो फिल अप द ब्लैंक्स के भी पर्पस से भी पढ़ रहे हैं, क्लोज टेस्ट और सिनोनिम्स एंटोनिम्स तो है ही, और एक है प्रवोक। एक एक जैसा लग रहा है, ओके। कॉफी विथ रानी, कॉफी नहीं है भाई, चाय है। अबॉलिश भी कर सकते हो, यस रूपेश, यू कैन राइट अबॉलिश ऑल्सो, खत्म करना, मिटा देना, नामो निशान। चलो अभी मैंने रिवोक लिखवाया, रिवोक का मतलब है कैंसिल करना, ठीक है, खारिज करना, रिवोक। और प्रोवोक करना मतलब किसी को उकसाना, किसी को भड़काना। भड़काने को क्या बोलते हैं? इंस्टिगेट। इसका मैं बहुत सारे वर्ड्स दूंगी बाद में। किसी को इंसाइट करना, भड़काना, उकसाना, प्रोवोक करना। एनी वन ऑफ यू, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनवोक? इनवोक का मतलब क्या है? ये कई बार फिल अप द ब्लैंक्स में भी आया है, क्लोज टेस्ट में भी इसकी जरूरत पड़ जाती है। प्रोवोक का मतलब बढ़ावा देना तो नहीं बोलोगे, उकसाना, गलत काम के लिए बढ़ावा देना, यस बोल सकते हो। खूब भालो लगछे, ओके, उकसाना, यस। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ, चलो मैं जो पूछ रही हूँ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनवोक? एनिलेट करना भी बोल सकते हो, इनके एनिलेट करना, तबाह करना, बर्बाद करना, रिजेक्ट करना, हटाना। मुझे इन्वोक का मतलब बताओ। यस यस मुकेश, दिस इज द थिंग दैट आई वांटेड टू हियर। इन्वोक करना, इन्वोक करने का हिंदी होता है आह्वान करना। अगर यहाँ पे कुछ बच्चों को हिंदी प्रॉपरली नहीं समझ में आती है, आह्वान करने को क्या बोलते हैं? टू कॉल, ठीक है। इन्वोक करना मतलब कॉल करना, बट किसको? अपने फ्रेंड को कॉल कर रहे हो ना, तो दैट इज नॉट इन्वोकिंग। जब आप भगवान को कॉल रहे हो, यू इन्वोक द ब्लेसिंग्स ऑफ गॉड, गॉड के लिए यूज होता है इन्वोक, गॉड, स्पिरिट्स के लिए। चलो मैं समझाती हूँ। जब भी आप पूजा स्टार्ट करते हो, ओके, वेन एवर यू स्टार्ट एनी पूजा एंड ऑल, तो यू इन्वोक द ब्लेसिंग्स ऑफ गॉड। आप भगवान का आह्वान करते हो। क्या बोलते हो? भगवान आओ मेरे पूजा में शामिल होइए। भगवान को पुकारते हो, बुलाते हो कि मेरी पूजा में शामिल होइए ताकि मेरा एग्जाम क्रैक हो जाए। तो इन्वोक करना मीन्स बुलाना। किसको? गॉड को। या तो आत्मा वगैरह को भी बुलाते हैं। टीवी पे देखा होगा, कैंडल डिजाइन बना के कैंडल वगैरह लगा देते हैं और आत्मा वगैरह को बुलाते हैं। अंदर का इंसान, किसी को बुलाना मनीषा, बट दोस्त वगैरह को नहीं। भगवान, जो लोग आपको दिख नहीं रहे हैं, आत्मा, ये सब के लिए मंत्र जाप में। यस ओके, चलो यहाँ पे एक ये हो गया। जो स्टूडेंट्स के मुझे क्वेरीज बताने लायक लग रहे हैं उसी का बता रही हूं मैं। अब एक बच्चे ने पूछा मुझसे कि मैम, नाम नहीं याद है मुझे, रिफ्यूज, और एक होता है, ये आता है एग्जाम में इसलिए मैं बता रही हूँ, डिनाई। और एक वर्ड याद रखोगे जो आता है एग्जाम में, वो है रिफ्यूट। ये रिफ्यूट है और ये रिफ्यूज है, दोनों में डिफरेंस है। ये दोनों सेम है। ये रिफ्यूज का मतलब होता है ना, ये रिफ्यूज का मतलब है यू मना करना, यू रिफ्यूज। और हिंदी में इसको बोलते हैं नकारना, नकारना। ये किसके लिए? यू डिनाई द चार्जेस। आप पे कोई गलत इल्जाम लगा दिया है और गलत ब्लेम लगा दिया है, तो यू डिनाई इट, ठीक है। लेकिन आपको इफ somebody offers you a cup of coffee, अगर कॉफी के लिए ऑफर कर रहे हैं तो यू कैन रिफ्यूज, मना कर देंगे।
बट आप पे कोई गलत इल्जाम लगा दे रहा है तो यू विल रिफ्यूट और डिनाई इट. ओके, नहीं, डू अवे विथ, सोवन डू अवे विथ का मतलब है किसी से छुटकारा पाना. ओके, दैट इज अ डिफरेंट वर्ड. चलो इसका मैं एंटोनिम्स करवा के फिर अपने ग्रामर पोर्शन पे स्विच ओवर करते हैं. ओके, अभी मैंने आपको कौन सा वर्ड करवाया? एब्रोगेट. एब्रोगेट करना इस खारिज करना, उसका एंटोनिम लिख लो. खारिज करने का क्या है? किसी चीज को एक्सेप्ट करना, किसी चीज को अडॉप्ट करना. अडॉप्ट का दो मतलब होता है. अडॉप्ट का मतलब गोद लेना भी है, जैसे गांधी जी के सिद्धांतों को आप अडॉप्ट कर रहे हो. अडॉप्ट का मतलब क्या है? पालन कर रहे हो. ठीक है, यहां से भी आपके वर्ड्स बनेंगे, इसको साइड में लिखना. ये फिल अप द ब्लैंक्स है. अडेप्ट, अडॉप्ट, अडेप्ट, ये सब आपको हेल्प करेगा हर जगह. एक साइड में मार्जिन बना लेना फिल अप द ब्लैंक्स के पर्पस से. ओके, दोनों देखो यहाँ पे एपीटी, ओपीटी, ईपीटी. अडेप्ट करना मतलब अपने आप को सिचुएशन के अनुसार ढालना, एडजस्ट करना. ये अडॉप्ट करना, एक्सेप्ट करना, गोद लेना. और ये अडेप्ट, अडेप्ट को याद कर लो. डेप्थ, डेप्थ मतलब गहरा, उसे गहराई में नॉलेज है. तो अडेप्ट होना इज बहुत एक्सपर्ट होना. ही इज अडेप्ट. अडेप्ट मतलब एकदम डेप्थ में नॉलेज है, इसका मतलब है बहुत निपुण है. ठीक है, आज रूट नहीं करूंगी, कल अब नेक्स्ट क्लास रूट करूंगी. चलो, ये तो एक्सेप्ट करना, लागू करना. किसी वो खारिज करना था, इसका लागू करना. इसका एक वर्ड आता है एग्जीक्यूट. किसी चीज को एग्जीक्यूट करना, इंप्लीमेंट करना. एनफोर्स, एनफोर्समेंट ऑफ लॉ, लॉ वगैरह को एनफोर्स कर रहे हैं. और खूबसूरत वर्ड है दैट इज रैटिफाई. इसको रट डालना है, रैटिफाई. यस, बापी सेट असाइड भी बोल सकते हो. अब देखो हमारे स्टूडेंट कहाँ कंफ्यूज होने वाले हैं. ये मैंने आपको फर्स्ट डे भी बताया था, एक वर्ड दो मीनिंग. एग्जीक्यूट, अब मैं थोड़ा सा यहाँ पे एग्जीक्यूट डाल रही हूँ. एग्जीक्यूट का दो मतलब होता है. एक एग्जीक्यूट का मतलब है लागू करना. ठीक है, किसी चीज को लागू करना, इंप्लीमेंट करना. और एक एग्जीक्यूट का मतलब है किसी को फांसी देना, किल करना. किसी को किल करना. जैसे मैंने लिखा द किंग वॉज एग्जीक्यूटेड. और फिर लिखा मैंने, वर्ड का दो मीनिंग याद करना बहुत जरूरी है, क्योंकि मैं आप लोगों को बार बार बोलती हूं कि अब गॉन आर द डेज, गए वो दिन ना जहां ग्रामर का रूल्स रट रट के मार्क्स आते थे. 2017 के बाद, 16 के बाद अचानक 17 के एग्जाम में बहुत सारे चेंजेस आ गए. अब एकदम कॉन्सेप्चुअल लेवल, इंग्लिश की बेसिक अंडरस्टैंडिंग जरूरी है, बहुत ज्यादा रूल्स नहीं रटना है. अभी मुझे पता है ब्रजेश, मैं वो भी करवाऊंगी. मुझे पता है कि आपका कंफ्यूजन वहां भी होगा. ओके, द किंग वॉज एग्जीक्यूटेड एंड द प्लान वॉज एग्जीक्यूटेड. देखो, किंग को एग्जीक्यूट किया गया. किसी व्यक्ति को तो लागू नहीं करोगे ना, लागू तो किसी नॉन लिविंग के लिए होगा, और किल तो किसी व्यक्ति के लिए होगा. द किंग वॉज एग्जीक्यूटेड मतलब द किंग वॉज किल्ड. और प्लान को एग्जीक्यूट किया गया मतलब लागू किया गया, इंप्लीमेंटेड. देखो, दोनों एक वर्ड का दो मीनिंग, और दोनों मीनिंग एक दूसरे से बिल्कुल अलग. बाकी सब तो ठीक है. और एक जगह आप और कंफ्यूज होने वाले हो, एक वर्ड होता है रेक्टिफाई. जैसे अभी मैं इसको बताने वाली भी थी, और मुझे पता है स्टूडेंट का ऐसा कुछ क्वेरी भी आएगा. ये रेक्टिफाई का मतलब है लागू करना, इंप्लीमेंट करना. ओके, रेक्टिफाई, रेक्टिफाई करना इस किसी चीज को सुधारना, इंप्रूव करना. ठीक है, इंप्रूव कर देना, किसी चीज को करेक्ट करना, सुधार. किसी चीज को करेक्ट कर रहे, इंप्रूव कर. तो आज ये रहा हमारा सिनोनिम्स, एंटोनिम्स. चलो अब चलते हैं बाद में सुहानी. एक्सप्लिसिट का मतलब होता है कोई भी चीज बहुत क्लियर, और इम्प्लिसिट का मतलब होता है कोई भी चीज बहुत क्लियर नहीं. ये मैं जब आपको वर्ड्स करवाऊंगी, एब्स्ट्रूज उसमें करवाऊंगी. चलो ठीक है, आज का हमारा सिनोनिम्स एंटोनिम्स इतना ही. चलो अब हम अपने ग्रामर पोर्शन पे मूव करते हैं.
अमेंड, अमेंड करना मतलब सुधार। सब गिव मी सम टाइम। तीसरा क्लास है, तीसरी क्लास में सब सीख जाओगे। यस, रिड्रेस करना, जैसे कस्टमर के कंप्लेंट को रिड्रेस करते हैं, मेंड करते हैं, इंप्रूव करते हैं। गुड। रिवाइव, रिवाइव अलग होता है बापी। रिवाइव का मतलब है पुनः वापसी। रिवाइव इज कोई चीज में एनर्जी कम है, उसको फिर से री एनर्जाइज कर रहे हैं। एनफोर्स का मतलब भी सचिन लागू करना, जैसे लॉ, कानून वगैरह को एनफोर्स करते हो। इसका मतलब ये नहीं सोचना कि जबरदस्ती थोपना। थोपने को क्या बोलते हैं? जैसे एनफोर्स द लॉज। इम्पोज, इम्पोज का मतलब है जबरदस्ती थोपना, ठीक है, एज अ पनिशमेंट या एज अ पेनल्टी। और ये तो लागू कर। ओके ओके, चलो ग्रामर पे चलते हैं अब। और इट्स माय रिक्वेस्ट कि जब भी आप शाम में पढ़ के जाते हो, रात में एक बार रिवाइज कर लिया करो। कभी भी चीजों को ना लिंगर नहीं करना है। लिंगर का मतलब है लेट नहीं करना है, उसे रखना नहीं है, हर दिन पढ़ते रहना है। क्योंकि लास्ट में वर्ड पावर इतना ज्यादा हो जाएगा, फिर आप दुखी होने लगोगे, कैसे याद होगा मैम। हर दिन पढ़ो। आई कैन अंडरस्टैंड, आज पढ़ोगे कल भूलोगे, फिर पढ़ो फिर भूलोगे, और इट्स नॉट पॉसिबल कि पूरा आप 100% याद कर लो। मैं इतने दिन से पढ़ा रही हूँ, मुझे भी थोड़ी 100% याद है, बट कोशिश रखनी है कि 70-80% हो जाता है, डन, काम हो जाएगा आपका। रंजीत, आपने एक भी क्लास नहीं किया है, बट कोई दिक्कत नहीं है, प्रीवियस वीडियो मिल जाएगा। ऐसा नहीं है कि आज का क्लास कहीं से रिलेटेड है। ओके, चलो अब हम अपने ग्रामर पोर्शन पे चलते हैं। हम अपने ग्रामर में V1 V2 पे थे, ठीक है। V1 V2 कर रहे थे, V3, और मैंने आपको 20-30 V1 V2 V3 करवाया है। अब हम कुछ ऐसे V1 V2 करते हैं। अभी तक मैंने जितना भी V1 V2 V3 करवाया, सारे वर्ब का एक ही V3 था, ठीक है। अब कुछ ऐसे वर्ड्स, कुछ ऐसे वर्ब्स है जिसका 2 V3 है। ओके, अच्छा, मैंने ये फर्स्ट डे भी बताया। जो मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रही हूँ, चलो मुझे बताना, जो कि मैं आगे आपको बताऊंगी, बट यहां थोड़ा सा मैं आपसे पूछ लेती हूँ। आप पहले मुझे बताओ कि क्या वर्ब एडजेक्टिव का काम कर सकता है? कैन अ वर्ब एक्ट एज एन एडजेक्टिव? वर्ब एडजेक्टिव का काम कर सकता है? धुआं धुआं हो गया। सिक और इल, काफी लंबे समय से बीमार हो, इल थोड़े समय के लिए सिक। स्कूल में सिक लीव लेते हो ना। यस, रातिन बोल रहे हैं यस, वर्ब एडजेक्टिव का काम कर सकता है। चलो आप मुझे बताओगे, हमने फर्स्ट डे पढ़ा था V1 V2 V3 V4 V5, वर्ब का 5 फॉर्म्स पढ़ा था, ठीक है। कभी कभी हमारा क्रिया भी विशेषण का काम करता है, वर्ब भी एडजेक्टिव का काम कर सकता है। चलो मुझे बताओगे कौन सा फॉर्म, कौन सा फॉर्म? अरे सिर्फ यस यस लिखने की बजाय थोड़ा सा लिख भी दिया होता। जब मैं पूछूंगी, अब फिर मैं पूछूंगी कौन सा फॉर्म, और फिर से आंसर करोगे। देखो शिवा इंटेलिजेंट है, इन्होंने बोला, अमित भी बोल दिए यस, V3 और V4। यस, वर्ब भी एडजेक्टिव का काम करता है। कौन कौन सा? एक V3 और एक V4। ओके, जिसको हम पार्टिसिपल बोलते हैं। यस, मैंने आपको क्या बोला था, V3 क्या होता है? पास्ट पार्टिसिपल। और V4 क्या होता है? प्रेजेंट पार्टिसिपल। पार्टिसिपल क्या होता है आगे हम पढ़ेंगे। जब वर्ब एडजेक्टिव का काम करने लगे, उसे पार्टिसिपल बोलते हैं। वर्ब का 2 फॉर्म एडजेक्टिव का काम करता है, जब थर्ड फॉर्म काम करता है पास्ट, और V4 करता है जब प्रेजेंट। ये मैं आपको बताऊंगी। बच्चों का कंफ्यूजन, अभी मेंस वाले बच्चे भी कंफ्यूजन में है, बोल रहे हैं मैम हमें समझ ही नहीं आया कहाँ V3 लगाना है, कहाँ V4 लगाया जाता है। वो मैं आपको करवाऊंगी जब पार्टिसिपल पढ़ेंगे। देखो जैसे ऐसा, जैसे मैंने लिखा, जैसे मैंने ऐसा लिखा V1 V2 V3 V4 V5, समझोगे। इंटरेस्ट, इंटरेस्ट, इंटरेस्ट तो एक नाउन भी होता है, वर्ब भी होता है, बट यहां मैंने वर्ब के सेंस में यूज किया है। एक मिनट पहले देखो, इंटरेस्ट ये क्या है? प्रेजेंट टेंस, प्लूरल। फर्स्ट डे किया था ये हमने। जो आज पहली बार क्लास को देख रहे हैं, एक बार पुराने वीडियोस देख लेंगे। सिंगुलर, इसका क्या है?
V2 भी इंटरेस्टेड और इसका V3 भी इंटरेस्टेड और इसका V4 इंटरेस्टिंग। ये हमारे वर्ब का फॉर्म्स है। V1 क्या होता है? प्रेजेंट टेंस प्लूरल। वर्ब प्लूरल कब होता है? जब उसमें एस नहीं हो। और ये प्रेजेंट टेंस सिंगुलर। वर्ब सिंगुलर कब होता है? एस हो। V2 भी इंटरेस्टेड, V3 भी इंटरेस्टेड। अब वर्ब का दो फॉर्म एडजेक्टिव का काम करता है। ये सब हम करेंगे इससे। अभी कोई भी जीरेंड वगैरह का नाम नहीं लेगा, अभी नहीं पढ़ा रही हूं मैं। इसे मैंने लिखा द बुक इज इंटरेस्टिंग। या इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स मस्ट अप्लाई, may apply for the job, या the students are interested। चलो अब मुझे बताओ, इंटरेस्टेड, इंटरेस्टेड और ये इंटरेस्टेड। ये इंटरेस्टेड कौन सा फॉर्म है? ये तो V4 फॉर्म है, ING है। हाँ चलो, द बुक इज इंटरेस्टिंग। यहाँ पे इंटरेस्टिंग, हाँ वो मैं बताऊंगी। द बुक, ध्यान से सुनोगे, द बुक इज इंटरेस्टिंग। यहाँ पे इंटरेस्टिंग क्या है? यहाँ पे इंटरेस्ट आपको लगेगा इंटरेस्टिंग तो ING है, और ING क्या है? ING हमारा V4 है। बट कभी कभी हमारा वर्ब का फोर्थ फॉर्म एडजेक्टिव का भी काम करता है। बुक बहुत इंटरेस्टिंग है, यहाँ इंटरेस्टिंग किसकी विशेषता बता रहा है? बुक की। बुक क्या है? नाउन। और नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताने वाले वर्ड्स एडजेक्टिव। ठीक है, ING है तो सबसे पहले वर्ब है, लेकिन वर्ब भी कभी कभी एडजेक्टिव का काम करता है। वर्ब का कौन सा फॉर्म? फोर्थ फॉर्म। ओके, नेक्स्ट आ जाओ। इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स में अप्लाई फॉर द जॉब। जो स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड है वो जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। कैसे? कैसे स्टूडेंट्स? इंटरेस्टेड। तो ये स्टूडेंट्स हमारा क्या है? नाउन। कैसा स्टूडेंट्स? इंटरेस्टेड। और नाउन की विशेषता बताने वाले वर्ड्स एडजेक्टिव। अब मुझे बताओ कि ये इंटरेस्टेड V3 है या V2 है? क्योंकि इंटरेस्टेड का V2 और V3 सेम होता है। ये V3 है क्योंकि V2 कभी भी एडजेक्टिव का काम नहीं करता है, तो यहाँ V3। और यहाँ देखो, द स्टूडेंट्स आर इंटरेस्टेड, स्टूडेंट्स की विशेषता बताई जा रही है, तो ये भी एडजेक्टिव। ईडी ठीक है, हम ईडी लगाते हैं पास्ट टेंस बनाने के लिए, ईडी लगाते हैं, बट कभी कभी ईडी एडजेक्टिव का भी काम करता है, बट ऑन द कंडीशन कि वो ईडी थर्ड फॉर्म होना चाहिए। ओके, यस 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 अमित। फर्स्ट इंटरेस्टेड इज, फर्स्ट वन इज प्रेजेंट पार्टिसिपल, ये पास्ट पार्टिसिपल, ये पास्ट पार्टिसिपल। ओके, तो अगर आपसे कोई पूछे कि वर्ब एडजेक्टिव का काम करता है, बिल्कुल करता है। वर्ब भी एडजेक्टिव का काम करता है। वर्ब का कौन सा फॉर्म? या तो वर्ब का थर्ड फॉर्म या तो वर्ब का फोर्थ फॉर्म। अभी मैं फोर्थ की बात नहीं करूंगी, मैं बाद में बात करूंगी। अभी देखो, मैं आपको कुछ ऐसे वर्ब्स देने वाली हूं जिसका दो V3 है। ठीक है, एक V3 काम करेगा वर्ब का, दूसरा V3 काम करेगा एडजेक्टिव का। लिखो सिंक। सिंक का मतलब डूबना, सिंक का सैंक। ठीक है, इसका दो V3 होता है। आई विल लेट यू नो। अभी परेशान नहीं होना है जय कि कब ING लगाना है, कब ED लगाना है। पार्टिसिपल, इसका दो V3 होता है सिंक का। एक सिंक का पास्ट टेंस तो सैंक होगा, बट इसका दो V3 होता है, एक संक और दूसरा संकन। ये जो दो V3 है, इसका एक V3 तो हमारा वर्ब है। जिस वर्ड का भी दो V3 दिख जाए ना, एक तो वर्ब है और दूसरा किसका काम करेगा? एडजेक्टिव का, क्योंकि वर्ब का थर्ड फॉर्म भी एडजेक्टिव का काम करता है। लिखना है भाई, लिखना है। जो लिख रही हूं सब लिखना है, इतने आराम से नहीं बैठे रहना है, सब लिखना है। ये जो हर दिन क्लास वाला नोट्स का थोड़ी PDF मिलने वाला है। PDF तो प्रैक्टिस सेट्स का मिलेगा।
सिंकिंग शिप नहीं होता है, सिंकिंग मुकेश, संकन शिप होता है। यस, यही चीज ना, मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिए। आप कंफ्यूज है, मेंस में भी देख रही हूँ बच्चे कंफ्यूज है कि मैम कहाँ पे सिंकिंग लगाएंगे, कहाँ पे संगे, गिव मी सम टाइम। उसी तरह ड्रिंक, वो पार्टिसिपल में बताऊंगी, सब चीज एक ही दिन सीख लोगे। वो आप पहले पढ़ लो, जो चीज नहीं बताऊंगी फिर क्वेश्चन, अभी मुझे थोड़ा सा टाइम दो। नहीं, संक प्रीति एडजेक्टिव नहीं होगा। ड्रंक ये वर्ब है, ये एडजेक्टिव। मेल्ट, मेल्टेड, इसका एक मेल्टेड भी होगा और एक मोल्टेन होगा। ये करो, लर्न, एक लर्न का लर्नट होता है और एक है लर्नट और एक है लर्नेड। इसको लर्नेड पढ़ोगे, ही इज अ लर्नेड पर्सन। लर्नेड का मतलब है विद्वान। ये हमारा V3 एडजेक्टिव है और ये वर्ब, ये हमारा वर्ब है और ये एडजेक्टिव। एग्जांपल्स दे रही नहीं, सैटरडे संडे छुट्टी रहती है। ये क्लास आपका मंडे से फ्राइडे का है सुहानी। मुझे कुछ नहीं आता है तो सीखना तो है ना। किसको कुछ आता है? मुझे भी थोड़ी कुछ आता है, मैं भी तो सीख रही हूं। ये बोल के, ये बोलना बहुत इजी होता है यार, ये बोल बोल के कुछ नहीं होने वाला है। ये बोलो कि मुझे मुकेश आम आदमी, आम आप इज अ सिंकिंग शिप एंड कांग्रेस इज अ संकन शिप। माय गॉड। मेल्ट, मेल्ट का मतलब पिघलना होता है। आइस मेल्ट होता है, लावा, वोल्केनो फटता है, लावा निकलता है, वो मेल्ट होता है। चलो आ जाओ। सिंक, अभी एग्जांपल्स देते जा रही हूं। इसको लर्नेड है, लर्नेड व्यक्ति है। अगर अगर मैं बोलूं ही इज अ लर्नेड और लर्नड पर्सन, और फिर लिखा ही लर्नड द लेसन, लेसन को याद कर लिया। चलो बताओ, ये तो सही है, उसने लेसन को लर्न कर लिया, पूरा याद कर लिया पास्ट टेंस में। मॉल्टन का मतलब है पिघला हुआ। बताती हूं, अब मुझे बताओ, ही इज अ डैश पर्सन, मुझे किसकी विशेषता बतानी है? सैटरडे संडे क्लास ले लो। क्या करोगे इतना पढ़ के? रातीन बोल रहे हैं यस ड्रंकन मास्टर। अभी ड्रंकन थोड़ी पूछा मैंने, मुझे किसकी विशेषता बतानी है। ये तो सही है, उसने लेसन को लर्न कर लिया। ही क्या है? सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद वर्ब आता है। ठीक है, एक लर्न हमारा वर्ब भी होता है। अब देखो वो कैसा व्यक्ति है, बहुत विद्वान। ठीक है, पर्सन क्या है? नाउन है। कोई व्यक्ति नाउन होता है। कैसा व्यक्ति? विद्वान। और नाउन की विशेषता बताने वाले वर्ड्स एडजेक्टिव होते हैं, और लर्न एडजेक्टिव नहीं है, लर्न वर्ब है, लर्नेड होगा। ओके, दिस इज द करेक्ट आंसर। पर्सन, यस। ओके, अब ये रब करती हूँ। चलो यहां से, यहाँ पे एक और चीज सीख लो, जहां जो चीज सीख सकते हो वहां सीख लो। जैसे लर्नेड, लर्नेड का हिंदी क्या है? विद्वान। थोड़ा स्पेलिंग इधर उधर हो जाए माफ कर देना है। लर्नेड का मतलब है विद्वान। इसके एक बहुत अच्छे से वर्ड्स आते हैं, एरियूडाइट। ठीक है, एरियूडाइट का मतलब भी होता है विद्वान। और एक होता है स्कॉलरली, स्कॉलर या स्कॉलरली। स्कॉलरली व्यक्ति है, बहुत विद्वान है, ये भी वर्ड है, इज अ लर्नेड पर्सन। अभी बताती हूँ। एरियोडाइट विद्वान, और इसका एक मुहावरे आता है, इडियम आता है इसका, जिसको हम बोलते हैं मैन ऑफ लेटर्स। ही इज अ मैन ऑफ लेटर्स। मैन ऑफ लेटर्स है मतलब बहुत पढ़ा लिखा, विद्वान, एजुकेटेड व्यक्ति है, लिटरेट।
विद्वान के सेंस में, पढ़ा लिखा। चलो इसका बताना। द मैन हैज ड्रंक और ड्रंकन। शुरू में थोड़ा सा स्पीड कम रखती हूं, एक बार आप मेरे साथ कंपैटिबल हो जाओगे एक पूरे टॉपिक के बाद, उसके बाद धीरे से स्पीड बढ़ाऊंगी। शानू बोल रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं। मैन ऑफ लेटर्स, मैन ऑफ लेटर्स का मतलब है बहुत विद्वान। जो अभी मैंने लर्नेड वर्ड करवाया ना, लर्नेड व्यक्ति है, एरुडाइट है, एरुडाइट विद्वान, स्कॉलरली विद्वान, एजुकेटेड विद्वान, लिटरेट विद्वान। लर्नेड कभी भी नाउन नहीं हो सकता है। ओके, ही इज लर्नेड होगा, ही इज अलर्नेड नहीं हो। अभी मैं अभी नहीं बताऊंगी। जैसे स्कॉलरली, आपको एलवाई देख के लग रहा होगा ना, एलवाई देख के लग रहा होगा कि ये एडजेक्टिव है, सॉरी एलवाई देख के लग रहा होगा कि ये एडवर्ब है, बट ये एडवर्ब नहीं है, स्कॉलरली नाउन है, सॉरी एडजेक्टिव है, सॉरी स्कॉलरली एडजेक्टिव है। हाँ, अब देखो मैक्सिमम बच्चे रॉन्ग ही आंसर दे रहे हैं। द I saw a drunk or drunken man lying on the floor. चलो बताओ। मैंने के आपका कमेंट देख लिया, लिखा है मेरा कमेंट देख लो। Yes, Amit has given the correct answer. Okay, the man has drunk. ये मैन पी चुका है। हैज के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है। ठीक है, ये सही है। थर्ड फॉर्म तो ये भी है, बट ये एडजेक्टिव है। अब देखो, आई सॉ अ डैश मैन लाइंग ऑन द ग्राउंड। कैसा मैन? मैन क्या है? नाउन। कैसा मैन? पिया हुआ। और नाउन की विशेषता है एडजेक्टिव। ड्रंकन एडजेक्टिव है, बट ड्रंक तो वर्ब है, ये तो आंसर नहीं हो। यहां हमें हैज के बाद थर्ड फॉर्म वर्ब की जरूरत थी, यहां मैन की विशेषता बताने के लिए हमें नाउन की जरूरत। जैसे मैंने लिख दिया, द शिप हैज संक और संकन, और लिखा देयर वॉज अ संक और sunken ship in the ocean. चलो बताओ। द शिप है, शिप डूब चुका है। संक का मतलब है डूब चुका है, और संकन का मतलब है डूबा हुआ। डूबा हुआ किसी चीज की विशेषता बता रहा है, एडजेक्टिव है। पहला वाला में द शिप हैज संक, वर्ब चाहिए। देयर वॉज अ डैश शिप, अ लगा है ना, ये अ किसके लिए लगा है? शिप के लिए। और शिप क्या है? हमारा नाउन है। कैसा शिप? डूबा हुआ। और नाउन की विशेषता बताने के लिए एडजेक्टिव चाहिए। ओके, जैसे मुझे बोलना हो ना, मेल्टेड आइस या मोल्टेन आइस। आइस क्या है? आइस एक वस्तु है, और कोई भी वस्तु नाउन होता है। कैसा? बर्फ, पिघला हुआ। और आइस नाउन है, नाउन की विशेषता बताने के लिए एडजेक्टिव चाहिए। पहले मुझे बताओ, क्लियर हुआ? फिर हम V1 V2 से एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं। पहले मुझे रिस्पॉन्ड करोगे, ओके ओके बोल के रिस्पॉन्ड करो, फिर आगे बढ़ते हैं।
बस मुझे थोड़ा सा टाइम देना है मुकेश। जैसे मैं पार्टिसिपल पे आऊंगी ना, जैसे मैं पार्टिसिपल पे आऊंगी आपको बताऊंगी कि कहाँ आईएनजी लगाते हैं और कहाँ ईडी लगा के बनाते हैं, नहीं तो अभी आप कंफ्यूज होने लगो। ओके चलो आ जाओ, नेक्स्ट स्टेप पे मूव करते हैं अब। कुछ कुछ चीजें मैं आपको एग्जाम के सेट में डालूंगी, कुछ मेंस का, कुछ प्री का पेपर डालूंगी, उसमें डालना है। जैसे अभी रिसेंट मैंने मेंस एग्जाम में देखा, ये डाला था एग्जाम ओरिएंट कोर्सेज। ओके, जैसे मैंने लिखा द स्कूल ऑफर्स, स्कूल ऑफर करता है कैसे कोर्सेस, स्कूल कैसा कोर्सेस देता है एग्जाम, और मैं दूंगी धीरज, नो नीड टू वरी। रिस्पॉन्ड, रिस्पॉन्स नाउन है, रिस्पॉन्ड वर्ब है। ओके ये आ जाओ, द स्कूल ऑफर्स एग्जाम ओरिएंटेड कोर्सेज। स्कूल हमें क्या देता है, स्कूल दे रहा है एग्जाम से संबंधित कोर्सेज। अब देखो, अब आपके एग्जाम में क्या आएगा, जैसे ओरिएंट, ओरिएंटेड मतलब टारगेटेड, ओरिएंट का ओरिएंटेड और ओरिएंटेड, इसका V1 V2 V3। अब कोर्सेस क्या है, कोर्स हमारा नाउन है, कैसे पता चला कि कोर्स नाउन है, हाउ डिड यू गेट टू नो। कोई भी वर्ड नाउन है कैसे पता करोगे, उसका प्लूरल बना के देखो, ठीक है, उसका प्लूरल बना के देखो। जिस वर्ड में एस लगा हुआ है ना, प्लूरल बना है। और मैंने आपको फर्स्ट डे भी बताया था कि हमारे ग्रामर में तीन ही चीज का प्लूरल बनता है, पूरे 8 पार्ट ऑफ स्पीच में तीन ही चीज का बहुवचन होता है। इधर हमारा बहुवचन नाउन का होता है, प्रोनाउन का होता है, या वर्ब का। वर्ब तो ये है नहीं, कोर्स तो वर्ब नहीं है, प्रोनाउन भी नहीं है, प्रोनाउन ही शी को बोलते हैं, ये हमारा नाउन है। कोर्सेज हमारा नाउन है, कैसा कोर्सेज, एग्जाम को ध्यान में रखकर होने वाले कोर्सेज। और नाउन की विशेषता बताने वाले वर्ड्स क्या होते हैं, एडजेक्टिव। बट ओरिएंट तो वर्ब का कौन सा फॉर्म है, V1 फॉर्म है। ओरिएंट वर्ब का V1 फॉर्म है, और वर्ब का दो ही फॉर्म एडजेक्टिव का काम करता है, या तो V3 या तो V4। तो यहां V4 नहीं होगा, यहां V3 होगा, ओरिएंटेड होगा। अब बस मुझे टाइम दो, जब मैं पार्टिसिपल पढ़ाऊंगी ना तो कुछ बच्चे बोलेंगे मैम यहाँ आईएनजी क्यों नहीं लगाया, मैंने अपने ईडी क्यों लगाया, ये मैं पार्टिसिपल में क्लियर कर दूंगी, कहाँ आईएनजी लगाना है, कहाँ ईडी लगाना है। ओरिएंटेड, यस आदित्य हैज गिवन द करेक्ट आंसर। मनोज आपके कमेंट आ रहे हैं, कभी कभी आपका कमेंट स्क्रॉल हो जा रहा है, मुझे दिख नहीं रहा होगा। ओके चलो अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे मूव करें। ये मैं आपको पार्टिसिपल में एकदम क्लियर कर दूंगी। जैसे एक एग्जाम में ये भी आया है, लॉ अबाइडिंग सिटीजन्स। लॉ अबाइडिंग सिटीजन्स मतलब कानून को मानने वाले नागरिक। ये नागरिक क्या है, नाउन। कैसे नागरिक, कानून को मानने वाले, ये भी एडजेक्टिव है, नाउन की विशेषता बता रहा है, एडजेक्टिव है, बट ये V4 है, आईएनजी वाला है। तो हम क्लियर कर लेंगे एडजेक्ट पार्टिसिपल में कि कहाँ V4 लगेगा और कहाँ V3 लगेगा। इसके लिए थोड़ा सा वेट करना होगा पार्टिसिपल। ओके चलो आ जाओ, अब नेक्स्ट पे मूव करते हैं। अब एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अभी तो हमने पहला दिन हमने क्या पढ़ा है, व्हाट इज द वर्ब, वर्ब के टाइप्स पढ़े, स्टेटिव वर्ब, डायनेमिक वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब, इनट्रांजिटिव वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब, मेन वर्ब। फिर हमने वर्ब का फॉर्म्स पढ़ा, उससे कैसे कैसे एरर्स आते हैं। आज हम पढ़ेंगे कुछ और इंपॉर्टेंट ऑक्सिलरी वर्ब्स। ओके, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट ऑक्सिलरी वर्ब्स। अब देखो, इससे मैं मेंस का भी क्वेश्चन लेके आई हूं। पहले तो हम छोटे छोटे करेंगे, मेंस प्री कुछ नहीं है। प्री में थोड़ा छोटा सेंटेंस दूंगी, फिर धीरे धीरे मेंस वाला आपको लेंदी, आप पता कर लोगे। जब मैं सेंटेंस दे दूंगी तो आप पता कर लोगे कि ये मेंस वाला क्वेश्चन है। नहीं नहीं शानू ने पार्टिसिपल कहां से पहले करवा दूं, सीक्वेंस में जाएंगे, अभी नहीं करना है। चलो, अभी पार्टिसिपल की हड़बड़ी नहीं है, वो लास्ट में है, क्योंकि अभी मैंने वर्ब का टाइप्स पढ़ाया, स्टेटिव,
डायनेमिक, ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, ऑक्सिलरी और मेन। उसके बाद मैं आपको नॉन फाइनाइट वर्ब पढ़ाऊंगी, उसमें पढ़ाऊंगी सब। द ऑक्सिलरी वर्ब्स, चलो मुझे बताना, इज, एम, आर, वॉज, वर। पहले तो मुझे बताओ जो इज एम आर है ये ऑक्सिलरी वर्ब का काम करता है या मेन वर्ब का? जल्दी से बताना। ऑक्सिलरी वर्ब इज एम आर ऑक्सिलरी का काम करता है या मेन का? फटाफट बताना, तब तक मैं लिख रही हूं, आप अपना आंसर दो। Yes, depends on the condition. Abhishek says, Jay says both. मैम एक ही वर्ब होगा तो मेन वर्ब है। यस यस अमित, यू आर राइट। बस मुझे यही आंसर चाहिए था कि इज एम आर ऑक्सिलरी का भी काम कर सकता है, मेन का भी काम कर सकता है, जो मैंने आपको पहला दे बताया भी था। ही इज इल, ही इज इल, एंड देन आई से ही इज राइटिंग। ही क्या है हमारा? सब्जेक्ट, और ये क्या है? वर्ब। इल, इल ही की विशेषता बता रहा है, एडजेक्टिव है, और ही में ये सब्जेक्ट है। इसमें दो वर्ब है, एक इज और एक राइटिंग। राइटिंग मेन वाला और इज ऑक्सिलरी है। तो इज जो हमारा है ये सहायक क्रिया भी हो सकता है, मेन वर्ब भी हो सकता है, वो तो डिपेंड करता है दोनों। चलो मुझे ये बताना था कि ऑक्सिलरी वर्ब्स इज, एम, आर, वॉज, वर, ये वर्ब का कौन सा फॉर्म लेता है? जो ऑक्सिलरी वर्ब्स इज, एम, आर है, ये जो हमारा वर्ब का पांचों फॉर्म में से कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। ऐसा नहीं है कृष्ण हर समय हमारे सेंटेंस में ऑब्जेक्ट चाहिए ही, कभी कभी बगैर ऑब्जेक्ट का भी हो सकता है। इस बैच को करने के बाद 180 आ जाएगा। पढ़ना होगा, सिर्फ मैं जो यहाँ पढ़ा रही हूँ उससे नहीं हो जाएगा, घर पे भी वर्क करना है। हाँ, ये जो हमारा इज, एम, आर है ये वर्ब का फोर्थ फॉर्म भी लेगा, ये वर्ब का थर्ड फॉर्म भी लेगा। इज, एम, आर फोर्थ भी लेता है, थर्ड भी लेता है, बट ध्यान रखना है कि थर्ड कब लेगा? जब सेंटेंस पैसिव में हो, और फोर्थ कब लेगा? जब एक्टिव में हो। एक्टिव का मतलब क्या होता है? एक्टिव का मतलब है सक्रिय, और पैसिव मतलब निष्क्रिय। किसी सेंटेंस में जब हमारा डूअर एक्टिव हो, जब कर्ता एक्टिव हो, तो हमारा सेंटेंस एक्टिव वॉइस में है। जब कर्ता निष्क्रिय हो, कर्ता कोई काम नहीं करता कर रहा हो, कर्ता के साथ कोई कुछ हो रहा हो, तो वो पैसिव वॉइस। कहां से मुकेश? थर्ड लिख दिया एक्टिव वॉइस में। थर्ड फॉर्म पैसिव में होता है, फोर्थ फॉर्म एक्टिव में होता है। चलो आ जाओ, ये गिविंग कौन सा फॉर्म है? गिविंग फोर्थ फॉर्म क्या है हमारा? आईएनजी फॉर्म फोर्थ फॉर्म है गिविंग, और गिवन कौन सा फॉर्म है? थर्ड फॉर्म।
और यहां जो हमारा वॉज है, ये जो इज एम आर वॉज है, वॉज V4 भी ले सकता है, वॉज V3 भी ले सकता है। यहां पे वॉज V4 ले रहा है, यहां पे वॉज V3 ले रहा है। अब देखो सेंटेंस एक्टिव है या पैसिव है। ही वॉज गिविंग द बुक, ही वॉज गिविंग द बुक मतलब वो बुक दे रहा था। ही काम कर रहा है, क्या काम कर रहा है? ही बुक देने का काम कर रहा है। यहां पे ही काम कर रहा है, दैट मीन्स डूअर एक्टिव है और सेंटेंस एक्टिव वॉइस है। और है ही वॉज गिवन द बुक, व्हाट इज द ट्रांसलेशन ऑफ ही वॉज गिवन द बुक? ही वॉज गिवन द बुक मतलब उसे बुक दी गई। यहां ही ने कुछ नहीं किया, किसी और ने काम किया, उसने आके ही को बुक दिया। और यहां ही कुछ नहीं कर रहा है, ही इनएक्टिव है, तो सेंटेंस पैसिव वॉइस। ठीक है, और पैसिव वॉइस में वॉइस के साथ थर्ड फॉर्म, एक्टिव वॉइस में वॉइस के साथ V4 फॉर्म। यस, ओरिएंटेड मतलब टारगेटेड, एग्जाम ओरिएंटेड, टारगेटेड। यस, उसे बुक दी जा रही है। यस, अब आ जाओ, द स्टूडेंट्स वर टेकिंग द बुक्स, स्टूडेंट्स बुक्स ले रहे थे, इसका मतलब यहाँ स्टूडेंट काम कर रहे हैं बुक्स लेने का, ये एक्टिव है। द स्टूडेंट्स वर टेकन टू द म्यूजियम, स्टूडेंट्स को म्यूजियम ले जाया गया। यहाँ स्टूडेंट ने कुछ काम नहीं किया, कोई और आके उन्हें म्यूजियम ले गया, तो ये सेंटेंस क्या हो गया? पैसिव। ओके, और पैसिव वॉइस में वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म, एक्टिव वॉइस में वर्ब के साथ V4। ओके, अच्छा, प्लीज स्पीक इन इंग्लिश। ओके, आई विल बी स्पीकिंग इन इंग्लिश फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स। I will be speaking in English. I want to speak in English, but against my wishes, not able to do so. पैसिव वॉइस में तो हमेशा V3 होता है, लेकिन ध्यान रखना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है सोनू, यहीं पे बच्चे गलत कर बैठते हैं। ओके, हम V3 देख के पैसिव वॉइस डिसाइड नहीं करते हैं डियर सोनू। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हर बार हम पैसिव वॉइस में V3 का यूज होता है, बट ये मत समझना कि V3 होगा तभी सेंटेंस पैसिव होगा। यहीं पे बच्चे फंसते हैं और रॉन्ग करते हैं एक्टिव पैसिव में। अच्छा, you people will respond to you in English because I know as soon as I start speaking in English ना, again I'll have the whole lot of comments, मैम हिंदी में बोलो, हिंदी में बोलो। देखो अभी सोनू ने बोला, सोनू क्या, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूजन में रहते हैं। देखो उन्होंने अपने मन में बैठा लिया है, many of the students they have in their mind कि whenever there is V3 in the sentence that means the sentence is in passive। ऐसा नहीं है कि V3 जहां भी हो वो सेंटेंस पैसिव हो गया। कभी कभी V3 है बट सेंटेंस एक्टिव है। ये देखो, ये देखना सोनू, ही हैज रिटन द बुक, यहां ये कंफ्यूजन क्लियर करोगे, एक्टिव पैसिव में दिक्कत हो जाएगी। ही हैज रिटन द बुक, रिटन कौन सा फॉर्म है? V3 है। अब आपके दिमाग में आएगा, यस No, I don't run spoke. I have my offline classes in the name of unique classes, but that is not for spoken English. That is also for competitive exams. Okay, I take all my offline classes अपने इंस्टीट्यूट में, और ऑनलाइन क्लासेस 3 जगह, करियर विल, टॉप रैंकर्स, और आज से अन अकेडमी में भी एक बैच शुरू हो रहा है। हाँ, अभी बच्चे ने बोला कि मैम V3 आ गया तो सेंटेंस पैसिव हो जाता है, ऐसा नहीं होता है। एक छोटा सा ट्रिक बताती हूँ, वैसे ट्रिक मैं जनरली बच्चों को ट्रिक बताती नहीं हूँ, ट्रिक याद भी नहीं रखना है। चलो थोड़ा सा याद कर लो, ही हैज रिटन द बुक, यहां भी तो थर्ड फॉर्म है बट ये सेंटेंस एक्टिव है। थर्ड फॉर्म देख के सेंटेंस पैसिव नहीं हो जाता है। ये देखो, ही हैज रिटन द बुक, वो एक बुक लिख चुका है। बुक लिखने का काम किसने किया? ही ने किया। बुक लिखने का काम ही ने किया, इसका मतलब है ही एक्टिव है, इसका मतलब है सेंटेंस एक्टिव वॉइस में। V3 लगा है फिर भी सेंटेंस एक्टिव वॉइस में। बट ध्यान रखना है कि V3 कब पैसिव बनता है? जब बीन के बाद। ठीक है, अकेला V3 सेंटेंस को पैसिव नहीं बनाता, जब बीन के बाद V3 आ गया ना तो सेंटेंस पैसिव हो।
देखो मैं इसको बनाती हूं, द बुक हैज बीन रिटन बाय हिम। तो याद रखना है कि बीन के बाद, BEEN बीन के बाद V3 आएगा तभी सेंटेंस पैसिव होगा, बट अकेला V3 है तो पैसिव नहीं। Yes, Rajendra, please take my question. Please take my question. What is the question that you want to ask? काम पूरा हो चुका है तो ये दिमाग से एकदम हटा दो कि जहां भी V3 है पैसिव है। यहां तो V3 था बट ये एक्टिव था। V3 पैसिव कब होगा? जब बीन के लगे, मैं आपको बताऊंगी। जब बी के बाद V3 हो, जब बीन के बाद V3 हो, जब बीइंग के बाद V3 हो, तब ये सेंटेंस पैसिव बनता। ओके? नो, मेरे मेंस का इस बार मैंने ऑफलाइन नहीं बनाया, ऑल द मेंस बैच ऑनलाइन बनाया मुकेश, ऑनलाइन बैच बनाया। सारे मेरे पुराने स्टूडेंट्स हैं, सबको ऑनलाइन डाइवर्ट कर दिया। घर पे बैठ के मेंस के बच्चों को 2 महीना है, टाइम नहीं बर्बाद करना है। फर्स्ट आई हैड प्लान्ड, फिर देखा कि टाइम स्लॉट में दिक्कत हो रही थी, देन सबको डाइवर्ट कर दिया। द बुक हैव बीन नहीं होगा ना, एक बुक की बात हो रही है, एक बुक की बात हो रही है तो हैज होगा ना। बहुत सारा बुक्स रहता तो हैव होता। ओके, चलो अब नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं। जब कर्ता के द्वारा कोई काम हो रहा है मनीषा, जब कर्ता कोई काम हो रहा है तो एक्टिव है। जब कर्ता कोई काम नहीं हो रहा है, कर्ता पर कोई काम हो रहा है किसी और के द्वारा, ये तो हमेशा V3 लेगा। द ऑक्सिलरी वर्ब्स इज MR, V3 भी ले रहा था, V4 भी ले रहा था। एक्टिव में V4, पैसिव में V3, बट इज MR हमेशा और हमेशा V3 लेगा। SSC इज पेंडोरा बॉक्स। अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करेंगे छोटे छोटे सेंटेंस से, ठीक है? और उसके बाद मैं आपको लेंदी वाला सेंटेंस दे रही हूं। इसको नीचे नहीं लिख रही हूँ, पहले आप इसको कॉपी करो, दे रही हूँ। अभी मैं दोनों लिखा है ना मैंने, लेना आपको चूज करना है। कंफ्यूजन क्या है रमन एक्टिव पैसिव में? कर्ता काम कर रहा है एक्टिव, कर्ता कोई काम नहीं कर रहा है पैसिव।
चलो, द टीचर हैज टुक द रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये टुक क्या फॉर्म है, V2 और ये V3, और हैज के साथ V3 आएगा, द टीचर हैज टेकन, ही हैड वेंट V2 है, ही हैड गॉन टू स्कूल V3 है, गॉन V3 है, दे हैव ड्रोव टू मुंबई, ड्राइव ड्रोव ड्रिवन, एक है हमारा ड्राइव V1 है, इसका पास ड्रोव है एंड देन ड्रिवन है, ड्रिवन इज V3, तो यहां ड्रिवन का। ओके चलो, अब मैं थोड़ा सा आपको लेंदी सेंटेंस दे रही हूं, ये इस बार 2018 वाले मेंस का क्वेश्चन है, अभी जो पढ़ाया है उससे क्वेश्चन दे रही। कुछ नहीं है, थोड़ा सा सेंटेंस बस लेंदी है, और प्री प्लस मेंस का बैच है तो दोनों क्वेश्चन को साथ में लेके चलना है। चलो अब रब कर रही हूं मैं। अच्छा, ये बी कौन सा फॉर्म है जरा बताना, ये बी, बीन, टू बी वर्ब्स बताया था ना, टू बी वर्ब्स, उसमें बताना ये बी क्या है, B1, और ये क्या है V3, और ये V4, ठीक है। जैसे मैंने लिखा, ही हैज बीन टू मुंबई, ठीक है, वो मुंबई जा चुका है, तो हैज के बाद बीन थर्ड फॉर्म आया। ओके जो बन जाए वो दीजिए, अपने से थोड़ी दे रही हूं मैं, तो ये प्रीवियस पेपर का ही है। चलो सेंटेंस अब पता चल जाएगा ये क्वेश्चन देख के ही कि मीन्स का है, इसे चेक कर लेना, अगर लग रहा है कि मैं झूठ बोल रही हूं तो इसे 2018 वाले पेपर में मेंस में चेक कर लेना। थोड़ा मेंस में सेंटेंस लेंदी आ जाता है। अब इतना एग्जाम में बैठ के ना, है तो है यस यस यस, मुझे पता है ना, मैं तो देखते रहती हूँ आपके क्वेश्चंस वगैरह, देखते कमेंट्स देखते रहती हूँ, बट कुछ अननेसेसरी कमेंट्स आते रहते हैं। अरे जिनका बेसिक क्लियर है वो चुपचाप बैठ के सुने, उसके बाद मैं टफ करूंगी, लेकिन मुझे तो यहाँ सब बच्चों को लेके चलना है। यस चलो, बीच में थोड़ा सा क्लास इंटरप्ट हो गया था ड्यू टू सम टेक्निकल इशू। चलो इसको कंप्लीट करके फिर कल स्टार्ट करते हैं, ठीक है, टाइम भी हो गया है। ये देखो, सर्विस प्रोवाइडर्स कैन नॉट स्टैंड इन द वे ऑफ अ कंज्यूमर्स एक्सेस टू कंटेंट, इट शुड हैव बीन। अभी मैंने क्या बताया कि हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म आए, बट बीइंग तो फोर्थ फॉर्म है, तो फोर्थ फॉर्म नहीं होगा, इट शुड हैव बीन, BEE है। ओके तो एरर किसमें है, एरर हमारा सी पार्ट में, ये हमारा मेंस का क्वेश्चन है, हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म। ओके तो चलो लेट्स एंड द क्लास, अब कल मिलते हैं, और भी मैं आपको कुछ क्वेश्चंस के साथ आऊंगी। चलो थैंक यू।